नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा। आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना है जरूरी। तो आइए शुरू करते हैं 24 का महासंग्राम। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होने जा रहा है। पहले चरण में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी को पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, तो वहीं इंडिया अलायंस के लिए ना सिर्फ अपनी पिछली सीटों को बचाने बल्कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी बड़ी चुनौती है। कहां किसको है चुनौती, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों के लिए वोटिंग शुक्रवार को है। पहले चरण में अरुणाचल की 2, बिहार की 4, असम की 4, छत्तीसगढ़ की 1, एमपी की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 और पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर मतदान है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने 102 सीटों में से 40 सीटों पर कब्जा जमाया था और कांग्रेस को 15 सीटें ही मिली, जबकि डीएमके को 24 सीटें मिली थीं। इसके अलावा बाकी सीटें अन्य दलों को मिली। बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। राजस्थान की जिन 12 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग है, उसमें से 11 सीट पर बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट आरएलपी को मिली थी। यूपी में पहले चरण की 8 सीटों पर चुनाव है। 2019 में बीजेपी को 8 सीटों में से 5 पर हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र की 5, मध्य प्रदेश की 6 और पूर्वोत्तर भारत की 13 सीटों पर भाजपा को अपना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी। महाराष्ट्र की जिन 5 सीटों पर शुक्रवार को मतदान है, वहाँ बीजेपी 4 सीटों पर 2019 में जीती। पहले चरण में पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस को 2019 में केवल 4 सीटें मिली। दक्षिण भारत के 4 राज्यों की 42 सीटों पर पहले चरण के लिए शुक्रवार को वोटिंग है। इसमें तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीट शामिल हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की 1-1 सीट है। इसके अलावा 1 सीट पुडुचेरी की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके ने 39 में से 24 सीटें जीती, जबकि पुडुचेरी मिलाकर कांग्रेस 9 सीटें जीत पाई। सीपीआई सीपीएम ने 2-2, वीसीके आईयूएमएल ने 1-1 और एआईडीएमके ने 1 सीट जीती थी। पुडुचेरी सीट कांग्रेस के पास है। लक्षद्वीप में एनसीपी जीती, जबकि अंडमान निकोबार में पिछले कुछ बार से कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से जीतते आ रहे हैं। पिछली बार तमिलनाडु में 0 पर आउट हुई बीजेपी इस बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 3 सीट कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी सीट पर पहले चरण में चुनाव है। 2019 में बीजेपी ने बंगाल की इन 3 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा पहले चरण में लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार की 1-1 सीटों पर 19 अप्रैल को यानी शुक्रवार को मतदान होना है। ऐसे में देखना होगा कि पहले चरण की 102 सीटों पर होने वाले मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले चरण में शुक्रवार को प्रदेश की सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आइए जानते हैं इसको लेकर क्या अलर्ट है, मतदान का समय क्या रहेगा और मतदान के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। फर्स्ट फेज के मतदान की तैयारी पूरी। सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। जमकर कीजिए मतदान। लोकतंत्र में जनता ही भगवान। लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटिंग होगी। इसके लिए मध्य प्रदेश में भी जोरदार तैयारियां की गई हैं। पहले आपको बता दें कि 19 अप्रैल को कहां और कितने बजे मतदान होने हैं।
मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं बालाघाट के बहर, लांजी, परसावड़ में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहले चरण के मतदान में 6 लोकसभा सीटें हैं। 6 लोकसभा में 2 एसटी सीटें हैं। मतदान सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा लोकसभा सीटों पर होना है। इसके अलावा पहले चरण में कुल 88 उम्मीदवार खड़े हैं। सबसे अधिक 19 कैंडिडेट जबलपुर से हैं। वहीं सबसे कम 10 प्रत्याशी शहडोल में हैं। वहीं फर्स्ट फेज में 1,13,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं। कुल मतदान केंद्र 13,588 हैं। 29 जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें से 6 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान हमारा कल होगा। इसमें कुल जो कैंडिडेट्स हैं, जो निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या 88 है। इसमें 81 मेल और 7 महिला हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जबलपुर में हैं, जहां 19 कैंडिडेट हैं। शहडोल में सबसे कम अगर देखें तो 10 कैंडिडेट हैं। मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक है। अब जो मतदान केंद्र हमारे हैं वहां हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिकल किट, ORS पैकेट्स वगैरह संपूर्ण व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ ही रही है। आइए अब आपको मतदान के दौरान व्यवस्था और सुविधाओं से भी रूबरू करा दें। इमरजेंसी सेवा के तहत एयर एम्बुलेंस भी तैनात होगी। जबलपुर में एयर एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। एक हेलीकॉप्टर बालाघाट में तैनात रहेगा। मतदान समाप्त होने तक अलर्ट रहेगा। वहीं दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं भी रहेंगी। ब्रेल वोटर गाइड उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा ब्रेल एपिक, डमी ब्रेल ईवीएम, बैलेट पेपर की सुविधाएं रहेंगी। वहीं सक्षम ऐप के जरिए परिवहन का अनुरोध कर सकते हैं। व्हील चेयर का भी व्यवस्था रहेगी। इतना ही नहीं, आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत भी सी विजिल ऐप पर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INA। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश ऐसी प्रयोगशाला है जहां से ऐसे दिग्गज नेतृत्व मिलते रहे हैं जिसका आकलन शुरुआती दौर में राजनीति के जानकारों के लिए भी आसान नहीं रहा। इसी सूची में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम भी जुड़ने के पूरे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री बन रही है और खुद मोहन यादव आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं, ये उनकी लंबी पारी और बढ़ते कद के कयास मजबूत कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो करने के बाद 9 अप्रैल को बालाघाट में और 14 अप्रैल को पिपरिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोहन यादव की तारीफ करते हुए उनकी सरकार को मोदी की गारंटी को जमीन पर उतारने वाली सरकार बताया। पिपरिया में समय की कमी को देखते हुए जब मोहन यादव ने अपना भाषण संक्षिप्त कर पीएम मोदी को आमंत्रित किया तो प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद देते हुए उनकी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री बनने के महज 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव जैसा टास्क मोहन यादव के लिए आसान नहीं था। वहीं दूसरी ओर मोदी के कद के सामने किसी का भी असहज होना सामान्य बात है, लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव को लेकर मोहन यादव सक्रिय हैं और नरेंद्र मोदी का साथ उन्हें मिल रहा है, वहां चुनाव की भागदौड़ के बीच नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, मोदी जी देश के नेता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, तो निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार है और समन्वय से और जिस प्रकार से विकास के काम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और मोदी जी की गारंटियां पूरी हो रही, उसको लेकर मोदी जी कई बार तारीफ कर चुके हैं कि मोहन यादव जी की सरकार जो गारंटियां हैं उसको ईमानदारी से पूरा कर रही, प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम कर रही। 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज के प्रभाव के आगे नए चेहरे के लिए खाली जगह भरने को बड़ी चुनौती थी।
लेकिन मोहन यादव ने 4 महीने के अंदर ही साबित कर दिया कि भाजपा ने उनके चयन में कोई भी गलती नहीं की है। शुरुआती दौर में मोहन यादव के भाषण देने का अंदाज स्थानीय स्तर का जरूर था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ऐसी शैली विकसित कर ली। हालांकि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी को मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है चाय में से या दूध में से, उसी तरीके से अब जो मोहन यादव जी को आगे बढ़ाने की कहानी कर रहे हैं, ये उनके अंदर खाने गुटबाजी तो कहीं ना कहीं दिख रही है। और ये वो जाने, जनता की सुध तो बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों को। सिर्फ ये मेरा आदमी बन जाए, ये मेरा आदमी बन जाए, इसी में भाजपा उलझी हुई है, क्योंकि जनता को सोचने समझने की ताकत अब इनके पास बची नहीं है। मोहन यादव के लिए भी शुरुआती आकलन एक कमजोर चेहरे के रूप में किया गया, जिसे 4 महीने में ही उन्होंने गलत साबित कर दिया। अब पीएम मोदी का साथ मिलने से तेज गति से आगे बढ़ने का आकलन किया जा रहा है। मोहन यादव ने कांग्रेस के असंतुष्टों को भाजपा में रिकॉर्ड संख्या में शामिल करवाया, वहीं खुद की पार्टी में असंतुष्टों को पनपने से भी रोका। वैसे अभी ये देखना बाकी है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मोदी और मोहन के बीच की केमिस्ट्री भविष्य में प्रदेश की सियासत को क्या रंग देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INA। छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ करार दिया जाता है। इस लोकसभा सीट पर कमलनाथ और उनके परिवार का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार भाजपा मजबूत चुनौती पेश कर रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार यहां प्रचार करने पहुंचते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहां नजर नहीं आया। आखिर क्या कुछ नाराजगी, क्या कुछ समीकरण है, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। छिंदवाड़ा में बीजेपी का दिखा दुगना प्रचार। बेटे के साथ अकेले डटे कमलनाथ। कांग्रेस के बड़े नेता रहे नदार्द। बीजेपी में मोदी छोड़ सभी की रही अमात। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग है। यहां प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन यहां दोनों ही मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार की तुलना हो रही है। पहले बात करें कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ की। उनके नामांकन के समय यहां जरूर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार नजर आए, लेकिन उसके बाद से कमलनाथ अकेले ही मैदान में डटे हैं। वो प्रचार के दौरान कई बार इमोशनल बयान भी देते दिखे। नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ भी प्रचार करती दिखी हैं। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई बड़ा चेहरा यहां नजर नहीं आया। राहुल गांधी और प्रियंका भी नहीं दिखे, और तो और दिग्विजय सिंह को भी यहां प्रचार करते नहीं देखा गया। नकुल नाथ जी के नामांकन में सभी लोग पहुंचे थे, चाहे हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, सभी लोग वहां पहुंचे थे। और जहाँ तक छिंदवाड़ा लोकसभा की बात है, तो आप देखें, भाजपा चाहे पूरी मोदी सरकार की कैबिनेट को उतार ले या मोहन यादव जी अपनी कैबिनेट को उतार लें, कुछ नहीं होगा। जीत नकुलनाथ जी की बड़े मार्जिन से जीत हुई। क्यों? क्योंकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी से बड़ा स्टार कैंपेनर कोई नहीं। अब बात छिंदवाड़ा के बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की करें तो इनके प्रचार में बीजेपी ने दुगनी ताकत झोंकी है। पीएम मोदी तो नहीं आए, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां रात्रि विश्राम से लेकर रोड शो तक करते दिखे। और तो और यहां उन्होंने कई बैठकें भी ली। कैलाश विजयवर्गीय ने यहां लंबे समय तक डेरा डाला, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई बार यहां दिखे। शिवराज सिंह चौहान समेत दिग्गज भी यहां हुंकार भरते दिखे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां गरजते दिखे। भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। छिंदवाड़ा में पिछली बार कुछ मतों के अंतर से नकुल नाथ जीत भी गए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और साथ ही कांग्रेस के भी बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। दूसरी तरफ कमलनाथ अकेले पड़ गए। पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
अब जनता को ये तय करना है कि वो किसे जिताती है। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि बीजेपी पिछले 44 साल से सिर्फ एक बार कमलनाथ परिवार के खिलाफ छिंदवाड़ा से जीती है। अगर कमलनाथ यहां अकेले कांग्रेस का कमान संभालते दिखे हैं तो क्या ये उनका आत्मविश्वास है या फिर कुछ और? ब्यूरो रिपोर्ट, INH। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मतदान के ठीक पहले हुई नक्सली मुठभेड़ पर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद सियासी बवाल की शुरुआत हुई है। दीपक वैद से लेकर सुप्रिया श्रीनेत के बाद एक बयान सामने आए हैं जिसने भाजपा को बैठे बिठाए सियासी मुद्दा दे दिया है। हालांकि बवाल के बाद नेता बयान बदलते भी नजर आए। किसने कब कहां क्या बयान दिया और कब बदले स्वर, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हुई सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। राज्य सरकार ने इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता करार दिया, लेकिन सियासी बयानों ने मुठभेड़ को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सबसे पहले बयान आया। उन्होंने भाजपा सरकार में फर्जी मुठभेड़ होने की बात कही। उन्हीं बयान के आधार पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी घटना पर संदेह जताया, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयान ने मामले को और गर्म कर दिया। उन्होंने नक्सलियों को शहीद बता डाला। यही वजह है कि भाजपा अब इन बयानों पर तीखा हमला बोल रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज बब्बर ने भी पहले इसी तरह बयान दिया था। अब भूपेश बघेल मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं। हालांकि बवाल बढ़ा तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो बयान उन्होंने पहले दिया था वो घटना से पहले का था। इसी तरह सुप्रिया श्रीनेत भी अपने बयान को गलत ढंग से पेश करने की बात कहती नजर आई। मैंने कल भी प्रेस को बताया था, आज भी बताना चाहता हूं कि जिस समय विभाग ने कहा था कि 50 नक्सली मारे गए, उसी समय नक्सलियों ने भी प्रेस नोट जारी करके कहा था कि हमारे 50 साथी शहीद हुए। ऐसा नक्सलियों ने भी कहा था। वो खुद स्वीकार रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अगर नक्सली खुद कहे कि हमारे 50 साथी शहीद हुए हैं, अगर वो बोल रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी कैसे मालूम चल रहा है कि फर्जी हो रहा है करके? कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। ये पुनरावृत्ति फिर से कर रहे हैं कि आदिवासियों को नक्सली बता के गिरफ्तारी करने का, और कई जगह अभी नक्सलियों को फर्जी मुठभेड़ की शिकायतें भी आदिवासियों ने की। मैं इसी बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और बाद में ये जानकारी आई कि 29 जो नक्सली वो मारे गए। ये बात की घटना है। अब इस दोनों को जोड़ के ये बयान इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि पुराने वाले बयान को इसमें जोड़ के कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। इनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की ठीक नहीं है। नक्सल मुठभेड़ को राज्य सरकार जहां बड़ी सफलता बता रही है, वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में कई तरह के बयान भी सामने आए हैं और इसे लेकर सियासी बवाल भी देखने मिला है। जाहिर है चुनाव में भी यह मुद्दा गरमाएगा। ऐसे में अब इसका असर क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दूसरे और तीसरे चरण के लिए भी अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। छत्तीसगढ़ में 21 से 30 अप्रैल तक राष्ट्रीय नेता लगातार सभाएं लेकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, तो वहीं कांग्रेस भी प्रचार में दम लगाएगी। कौन कब कहां दम लगाएगा, ये दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए प्रचार बुधवार शाम थम गया है। प्रचार थमने के बाद बस्तर के प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। वहीं अब राजनीतिक पार्टियों का फोकस दूसरे और तीसरे चरण पर है। 21 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राजनांदगांव में सभा होगी। वहीं 22 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 सभाएं होंगी।
नड्डा की पहली सभा कांकेर, दूसरी सभा दुर्ग लोकसभा के भिलाई और तीसरी सभा रायपुर लोकसभा के चंदखुरी में होगी। नड्डा इसी दिन शाम को कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक भी लेंगे। वहीं 23 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी धमतरी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, प्रथम चरण का चुनाव 19 तारीख को है, उसके बाद द्वितीय चरण का चुनाव 26 तारीख को है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का दौरा कार्यक्रम बना हुआ है। एक एक लोकसभा का कार्यक्रम तय हुआ है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महासमुंद लोकसभा में और जांजगीर लोकसभा में, सरगुजा लोकसभा में कार्यक्रम उनका तय हुआ है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का कांकेर, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यक्रम भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर तय हुआ है। इनकी अलग अलग स्थानों में सभाएं 21, 22, 23, 24 तारीख को होना तय है। छत्तीसगढ़ में अब दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार जोर पकड़ेगा। इस कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी चुनावी सभाएं लेकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में हैं। प्रियंका गांधी की राजनांदगांव में 21 अप्रैल को सभा होगी। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों ही प्रमुख दलों के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से किस दल को कितना फायदा मिल पाता है। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्नील गौरखेड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए 24 का महासंग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।